नमस्कार और आदाब। आज हमारे खास मेहमान बातचीत के लिए हैं श्री हरि दिगंबर जगताप जी, जो है अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रांतिक नाथपंथी डवरी गोसावी समाज की। ये संस्था हमारे संस्था सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस के साथ 6 महीने से तकरीबन संपर्क में है। जब से हमारे शहर में और देश में कोविड-19 महामारी को लेकर भूखमरी लोगों के बीच में आई, तब से हमारे दोनों संस्था ने साथ में मिलकर राशन पानी वही समुदाय को पहुंचाने का काम किया। ये समुदाय जो विमुक्ति जनजाति से जानी जाती है, उनके महिला पुरुष क्या व्यवसाय करते हैं, ये जानकारी के लिए हम आज हरि जी के साथ बातचीत रखेंगे। इसके पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि हमारी जो संस्था है, जो मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकारों से लेकर लोगों के भीतर काम करती है, वो मानती है कि वो समुदाय जो हाशिए पर हैं, जिसके साथ सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा सबसे ज़्यादा मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, उन्हीं के साथ सीजेपी खड़ी रहती है। तो ये व्यवसाय, ये समुदाय क्या करती है? मंदिरों के बाहर हमारी गाय को चारा पहुंचाना, लोग जो मंदिरों के अंदर जाते हैं वो गाय माता को कुछ न कुछ देना चाहते हैं, वो गाय का देखभाल करना, घरों के अंदर घरेलू काम करना और बाकी काम से ये व्यवसाय जुड़ी हुई है। सबसे महत्व की ये बात है कि हर दिन कमाना और हर दिन खाना, जैसे कि इनकी परिस्थिति है। तो चलिए कुछ जानकारी और भी लेते हैं विमुक्ति जनजाति के बारे में। नमस्कार हरि जी, विमुक्ति जनजाति के बारे में बताएं। 1871 से कुछ जनजातियों को अंग्रेजों के राज में पकड़कर उन्हें जेलों में डाल दिया जाता था, जिनके ऊपर जन्म से ही गुनहगार होने का करार दिया जाता था। उन्हें चोर, डाकू, डकैत समझकर जेलों में भर दिया जाता था। ना उनकी कोई सुनवाई होती थी, ना उनकी कोई जमानत होती थी, और जिंदगी भर इन जनजातियों को जेलों में सड़ना पड़ता था। 1952 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें जेलों से बाहर निकाला और इनको विमुक्त कर दिया, और उन पे जो जन्म से गुनहगार होने का जो एक थप्पा लगा हुआ था उसको धो डाला और वो ख़त्म कर दिया। तब से ही सारी जनजातियों को विमुक्त जनजाति कहा जाता है। आज भारत में करीबन 16 करोड़ से ज़्यादा ये विमुक्त जनजाति है, जो पूरे भारत के हर कोने में घूमती रहती है। इन्हें घुमंतु समाज भी कहा जाता है। किसने उन पर आपराधिक जनजाति का लेबल लगाने का काम किया और क्यों? जब से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तभी से इन जनजातियों पर अन्याय करना चालू कर दिया था। मुख्यतः ये जनजातियाँ जंगलों में रहती थी और जंगल से मिलने वाली संपत्ति पे ही अपनी उपजीविका करते थे। जंगलों से मिलने वाले जो भी सामान थे उसको वो बाजार में बेचती थी और अपना पेट पालती थी। अंग्रेज़ों को कहीं पर इन पूरे जंगल पे अपना एक अधिकार प्राप्त करना था, इसीलिए इन जनजातियों को जो मूल से ही या जन्म से ही उनको जंगल का छोटा मोटा जो अधिकार मिला था उसको वो ख़त्म करना चाहते थे। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी इन जनजातियों पे कुछ भी खरीदना, बेचने, इस पे अनेक प्रकार के टैक्स लगाती थी। इसीलिए पहले से इन जनजातियों के बीच में एक आक्रोश पैदा हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ, और छोटी मोटे उन्होंने विद्रोह भी चालू किए थे। उसके बाद हिंदुस्तान में जो भी राजा महाराजा थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को खुली छूट दे चुकी थी अपने राज्यों में अब उनका विदेशी सामान बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए। इसकी वजह से ये जो जनजाति थी ये पूरी तरह से टूट गई थी। उनमें एक आक्रोश पैदा हो था, इसलिए वो स्थानिक प्रशासन के खिलाफ भी अपनी आवाज़ें बुलंद कर रही थी और अंग्रेज़ों के ऊपर छोटे मोटे अटैक करना उनका चालू हो गया था। तो उनसे सारे से प्रतिशोध लेने के लिए अंग्रेज़ों ने 1871 में एक इन जनजातियों के विरोध में एक कानून बनाया, जिसे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कहा जाता है। इसके तहत इन कुछ जनजातियों को छोटे मोटे गुन्हे भी अगर होते हैं तो उनको पकड़कर जेलों में भर दिया जाता था, और इन कुछ जनजातियों को जन्म से ही ये गुनहगार है इस तरह से उनको ये घोषित कर दिया था अंग्रेज़ों ने। इनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, इन्हें जेलों में भर दिया जाता था, इनकी कोई बेल नहीं होती थी और ज़िंदगी भर इनको जेलों में सड़ना पड़ता था।
ये इन जनजातियों के विरोध में इतना अन्याय क्यों था, इसको समझने के लिए अपने को 1871 के पहले भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, उसको 1857 का उठाव कहा जाता है जी। 1857 के इस क्रांतिकारी उठाव के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ख़त्म हो गई और रानी विक्टोरिया का राज भारत में चालू हो गया। 1857 का ये जो क्रांति हुई थी भारत में, इसको जब एनालिसिस किया गया कि भारत में इतनी बड़ी क्रांति क्यों हुई, क्योंकि वो उस वक्त अंग्रेजी पूरा तख्त हिल गया था। इन जब एनालिसिस किया गया तो इन एनालिसिस में कहीं तो उनको ये मिला कि इन छोटी मोटी ये जो विमुक्त जनजाति जिनको आज कहा जाता है, इनका बहुत बड़ा रोल था इस 1857 की लड़ाई में। स्ट्रैटेजी बनाना, दुश्मनों का पूरा रणनीति को क्रांतिकारियों तक पहुंचाना, युद्ध की सामग्री क्रांतिकारियों को देना, जंगल के रास्ते क्रांतिकारियों को भगाना, छोटे मोटे हमले करना, उनके पूरे सीक्रेट्स क्रांतिकारियों तक पहुंचाना, ये जो छोटे मोटे काम थे ये इन जनजातियों ने बहुत अच्छी तरह से किए थे। इसकी वजह से अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं इन जनजातियों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था और ये ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये 1871 का कानून लाया, जिसके तहत इन ट्राइब को क्रिमिनल बताया गया और उनके ऊपर अनेक प्रकार के कानूनी प्रतिबंध लाए गए। इस तरह से इनको ख़त्म करने के लिए, इनको पूरी तरह लॉन्ग रन में इनको ख़त्म करने के लिए ये 1871 का कानून बनाया। विमुक्ति दिवस का क्या मतलब है? इन सब विमुक्ति जनजातियों को 1952 के एक्ट के ख़त्म, उन पर जो एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था, जो जन्म से ही ये गुनहगार है, ये जो थप्पा लगा हुआ था, उसको इस दिन ख़त्म किया गया। भले ही भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिली, मगर हमको स्वतंत्रता 1952 के बाद मिली। आज के दिन इस विमुक्ति दिवस का सबसे बड़ा महत्व हमारे लिए है कि आज हम जन्म से जो है गुनहगार नहीं है। यही सबसे बड़ा आज के दिन हमारा ही महत्व है। हमें अपने समुदाय और समुदाय के अलग अलग व्यवसायों के बारे में कुछ बताएं। मैं नाथ संप्रदाय से हूँ। महाराष्ट्र में इसे नाथपंथी डोरी गोसावी समाज कहा जाता है। हम अपने आप को शिव जी का वंशज मानते हैं और हमारा ये मानना है कि स्वयं भू शिव शंकर ही हमारे इस संप्रदाय के संस्थापक हैं। नाथ संप्रदाय में सारी जो चीज़ें होती है, धार्मिक जो विधि होती है या जो भी व्यवसाय होता है इसका, ये पूरा पारंपरिक व्यवसाय होता है। हमारी माता बहनें गाय को लेकर मंदिर के बाहर बैठती है, जिसकी वजह से आने वाले भक्तजन जो मंदिर में जाते हैं वो गाय को चारा खिलाते हैं और उस चारों से का जो पैसा माता बहनों को देते हैं उससे उनका घर चलता है। पुरुष बहुत बड़े 98% जो हमारे समाज के लोग हैं वो भगवे वस्त्र धारण कर भिक्षा मांगने का काम करते हैं तथा ज्योतिष बताना उनका एक व्यवसाय है। हमारे समाज में बहुत सारे गायक आपको मिलेंगे जो लोक कला को प्रदर्शित करते हैं। महाराष्ट्र में जिसे गोंधल कहा जाता है, जिसको भगवान के आरास कहा जाता है, इस तरह के अनेक व्यवसाय जो छोटे मोटे धार्मिक व्यवसाय जो रहते हैं, जो परंपरागत जो आए हैं, जो कहीं ना कहीं शिव जी के पूरी परंपरा से संबंधित है, ऐसे ही व्यवसाय हमारे समुदाय के लोग भारत के हर कोने कोने में करते रहते हैं। हरि जी, बाकी समाज में जनजातियों के साथ व्यवहार करने में कुछ फ़र्क आया है क्या, या वही पहले का नज़रिया आज भी लोग जनजातियों को लेकर आज भी उसी तरह देखते हैं? समाज में किसी भी जनजाति को देखने का जो नज़रिया है वो जल्द कभी बदलता नहीं। भले ही चश्मे के रंग बदल जाते हैं, लेकिन देखने वाला जो इंसान है वो कभी बदलता नहीं। इन जनजातियों को ब्रिटिश के राज में 1871 से कानूनी प्रावधान बना के अपराधी जनजाति का नाम दिया गया था और वो कहीं ना कहीं समाज में फैल चुका है कि इन जनजातियों को कहीं ना कहीं चोर, बहुरूपीय, डाकू, लुटेरे, इस तरह का एक समाज पे वो प्रतिबिंब बन चुका है उसका। भले 1952 के बाद इन जनजातियों को अपराधी ना होने के नाम से दूर किया गया, लेकिन समाज की जो धारणा है वो अभी भी बदली नहीं और इसी की वजह से जो बहुसंख्य समाज है या उच्च वर्णीय समाज है वो इन जो जनजातियों को अपने पास स्थिर होने देता नहीं, बैठने देता नहीं। इसलिए जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो एक्टिविटीज़ है, उन एक्टिविटी में इन जनजातियों का कुछ भी रोल नहीं होता। इसीलिए सारा जनजाति जो है गांव के बाहर जंगलों में, पहाड़ों में रहती है और वहीं पे अपना डेरा डालती है। इन जनजातियों को कभी भी अपने साथ बिठाने का कोई
संवेदनशीलता बहुसंख्यक या उच्च वर्णीय समाज ने कभी बताई नहीं। आज भी गाँवों में अगर कुछ गलत हो जाता है या कुछ छोटे मोटे चोरी हो जाती है तो सबसे बड़े जो पहले सस्पेक्ट जो रहते हैं ये जनजातीय रहते हैं। इन्हें पुलिस पकड़कर पहले इनकी इंक्वायरी होती है। तो ये कहीं ना कहीं एक दर्शाता है कि समाज का इनके प्रति जो देखने का नज़रिया वो ज़रा भी चेंज नहीं हो गया है। वो उनको समझना नहीं चाहते। एक ज्वलंत उदाहरण मैं आपको देना चाहूँ जो 2018 में 1 जुलाई 2018 में ही धुलिया गांव में हुआ है, राइनपाड़ा गांव में। इस गांव में हुआ क्या कि सोलापुर से हमारे जनजाति के कुछ लोग साधु अपना पेट भरने के लिए सोलापुर से मंगलबड़ा गांव से इन राइनपाड़ा गांव में आए थे। इतवार का दिन था, बाजार उस गांव में लगा हुआ था। मोबाइल पे एक खबर आई थी कुछ दिन पहले कि गांव में बच्चों को भगाने वाली टोलियां घूम रही है और ये बच्चों को पकड़ के लेके जाती है। गांव में ये जो हमारे जो 4 परिवार आए थे वहाँ पे, वो वहीं पे अपना डेरा डाल के भिक्षा मांगने का काम कर रहे थे, ज्योतिष बताने का काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को ऐसा लगा कि ये जो बहुरूपी लोग जो है, ये भगवा वस्त्र धारण करके जो ये लोग हैं, ये शायद वही है जो बच्चों को भगाने वाली टोली। गांव के लोगों ने उन लोगों को पकड़ा और जो उनका ग्राम पंचायत का कार्यालय था वहाँ पे वो लेके गए, उनको मारा। पहले तो उनको मारा उन लोगों ने। उसके बाद होना ये चाहिए था कि उन्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। उनका क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए था कि सचमुच वो टोली है या कोई ये अफवाह है। लेकिन ये सारी चीज़ें गांव में उन लोगों ने नहीं की, तो उन्हें उस कार्यालय में मार मार कर उन चारों लोगों को ख़त्म कर दिया गया। ये इतनी बुरी घटना हो गई कि इसकी किसी तुलना नहीं हो सकती। ये क्यों हुआ? इसलिए कि इस समाज पर कहीं ना कहीं ये अंदर तक घुस गया है कि ये जनजाति मतलब चोर, इनको मारना चाहिए, इनको ख़त्म करना चाहिए, इनको जीने का, इनको रहने का कोई अधिकार नहीं। ये कहीं ना कहीं उनके समाज, जो बहुसंख्यक समाज है या उच्च वर्णीय समाज है, उनके अंदर ये बैठ चुका है। इसलिए उसका क्रॉस वेरिफिकेशन ना करते हुए उनको मार कर ख़त्म कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि समाज की क्या मानसिकता है इस जनजातियों के बारे में। इससे बहुत जल्दी ये समझ में आ जाता है कि आज भी समाज का नज़रिया इस जनजाति की तरफ देखने का ज़रा भी परिवर्तन बदला नहीं है, कोई भी परिवर्तन आया नहीं है। क्या ये जनजाति आज भी भेदभाव और उत्पीड़न के पीड़ित हैं क्या हरी जी? आज भी इस घमंतु या ये विमुक्त जनजाति की हालत दलित समाज से भी बहुत गई गुजरी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने SC/ST कानून का प्रावधान लेकर दलित समाज को बहुत बड़ा संरक्षण मिला, लेकिन इन जनजातियों के बारे में उस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसकी वजह से इस जनजातियों को कोई भी सामाजिक स्थान ही नहीं मिला। बहुसंख्यक समाज, उच्च वर्णीय समाज इन्हें अपने बाजू में स्थिर होने ही नहीं देता, इन्हें बसने ही नहीं देता। अगर ये बस भी जाता है तो भी ऐसे कुछ अटखंडे अपनाए जाते हैं कि इन्हें यहाँ बसने नहीं देना चाहिए, उनको उजाड़ दिया जाता है। एट्रोसिटी कानून की वजह से SC/ST को बहुत बड़ी राहत मिली, बट इस जनजाति को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। इनकी बहू बेटियों पे अत्याचार करना, इनके घरों को जलाना, इनको भगाना, ये सारा चीज़ जो है ये इन जनजातियों पे बहुत आम चीज़ हो गई है। इनकी कोई फरियाद ही नहीं सुनी जाती। इसलिए 90% लोग इस जनजाति के जो लोग हैं, इनके पास ज़मीनें नहीं है, इनके पास घर नहीं है। ये सिर्फ पूरे देश भर में घूमते रहते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद रहता है, सुबह उठकर कि आज का पेट कैसे पाले। महाराष्ट्र में पिछली सरकार ने इन जनजातियों को स्थिर करने के लिए कुछ ज़मीनें दी थी कि चाहते थे कि ये समाज स्थिर हो जाए। लेकिन वहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है या उच्च वर्णीय समाज है, उन समाज ने कि कोई उनकी मानसिकता ही नहीं कि इन लोगों को यहाँ पे बसने दिया जाए। वो ये एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं कि इस जनजाति के लोग हमारे साथ ज़मीन को कसे, फसलें उगाए, इनको बाज़ार में बेचे, पैसा कमाए और हमारे साथ बैठे, ये वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं वहाँ पे कि इनकी फसलों को ख़त्म कर दिया जाता है, इनकी फसलों को जलाया जाता है, इनके घरों को उजाड़ा दिया जाता है ताकि वो वहाँ बस ना पाए।
तो इस तरह के अनेक भेदभाव से ये समाज पे बहुत ही उनको उत्पीड़ित किया जाता है। उसमें कोई भी चेंज हुआ नहीं है अभी भी। एक्टिविस्ट, पत्रकार, छात्र और समाज क्या कर सकते हैं ताकि जनजाति को उनका अधिकार मिले और उनके साथ दुर्व्यवहार न हो? आज भारत में घुमंतु समाज 15 करोड़ से ज़्यादा है जो अपने मूल अधिकारों से वंचित है। ये समाज शिक्षा, सामाजिक स्तर से बहुत पिछड़ा हुआ है। ये समाज कहीं स्थिर न होने की वजह से इनको कोई भी राजनीतिक स्थान नहीं मिला है। जब भी देश में क्रांति हुई है, वैचारिक परिवर्तन हुआ है, तब आप जैसे संस्था के एक्टिविटिस्ट तथा छात्र, पत्रकार, इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। जब भी देश में परिवर्तन होता है तब छात्रों का बहुत बड़ा हाथ होता है। समाज में लगी दीमक को साफ करने का काम सिर्फ आज का पत्रकार, छात्र यही कर सकता है, क्योंकि यही लोग समाज के में लगी जो कीड़ है, इसी बुनियादी बातों को समझ सकता है। हमारे समाज में कोई राजनीतिक आर्थिक शक्ति ना होने की वजह से हमारे समाज में मांगों की जो आंदोलन होता है वो आंदोलन कभी पूरा ही नहीं होता। हमारी बातों को बहुत जल्दी दबाया जाता है। हमारे जो भी उठाए गए प्रश्न हैं वो बहुत जल्दी अपना दम तोड़ देते हैं। हमारी बातों को बहुत जल्दी अनसुना कहा जाता है। हमारी मांगें सरकार तक पहुंचती ही नहीं, या पहुंचती भी होगी तो उसे बहुत जल्दी अनसुनी कर दिया जाता है, क्योंकि कोई भी सरकार को हमारे विकास में रस है ही नहीं। उनको रस सिर्फ यहाँ के पूंजीपति और उच्च वर्णीय समाज के ही हितों की रक्षा करने में ज़्यादा है। इन्हीं के लोग संसद में और राज्यों की सरकारों में बैठे हैं, इसलिए हमारी बातों को कभी यहाँ से सुना ही नहीं जाता, हमारी मांगों को देखा ही नहीं जाता, हमारे विकास के बारे में कभी सोचा ही नहीं जाता। अगर हमारा विकास होगा, अगर हमारी बातों को सुन लिया जाता है तो हमें उनके साथ बिठाना पड़ेगा। जो भी देश के उन्नति का स्रोत है उसका बंटवारा हो जाएगा। हमें बिठाना पड़ेगा, हमारी बातों को सुनना पड़ेगा, हमारी मांगों को कबूल करना पड़ेगा। इन बातों को ये जो समाज है ये एक्सेप्ट करने को ही रेडी नहीं है। तो ये जो मानसिकता को चेंज करना है समाज की हमारे प्रति, ये सिर्फ एक सच्चा पत्रकार कर सकता है, एक एक्टिविस्ट कर सकता है। समाज में प्रबोधन, देश में प्रबोधन छात्र बहुत बड़ी पैमाने पे कर सकते हैं। हमारी आवाज़ को बुलंद ये छात्र कर सकता है। हमारे लिए विकास के अनेक स्तर आप जैसे लोग खोल सकते हैं। हमारे समाज की फिर से एक पुनर्स्थापना हो सकती है, हमें नई दिशा मिल सकती है। हमारे समाज में प्रबोधन आपकी वजह से आ सकता है, नए विचार आ सकते हैं। हमारी बातों को आप संसद तक पहुंचा सकते हैं। इस 15 करोड़ से ज़्यादा जो घुमंतु समाज पूरे देश में जो भटक रहा है उसको आप मुख्य धारा में ला सकते हैं। तो आप जैसे का जितना बड़ा रोल है हमारे समाज के प्रति, मुझे लगता है वो आपके सिवा कोई कर भी नहीं सकता। आप हमारे लिए सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है कि आप हमारी ताकत बन सकते हैं। आप हमको वो शक्ति प्रदान कर सकते हैं ताकि हम अपनी आवाज़ों को उस सरकार तक पहुंचाएं और समाज में परिवर्तन लाए। ये आपकी वजह से ही हो सकता है। आपका समुदाय कोविड-19 महामारी के संकट का सामना कैसे आज भी कर रहा है? हमारे समाज के 98% लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय करते हैं, जैसे भगवे वस्त्र धारण कर भिक्षा मांगना, ज्योतिष बताना। हमारे समाज की माता बहनें गाय को मंदिरों को बाहर लेके जाती है, जिसकी वजह से भक्तजन जो आते हैं, जो चारा खरीदते हैं, गाय को खिलाते हैं और उससे जो पैसा मिलता है उसका घर का गुजारा होता है। तो हमारे समाज के कुछ 10वीं 12वीं तक जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इंडस्ट्री में काम करते हैं या छोटे मोटे ऑफिस में काम करते हैं, दिहाड़ी काम करते हैं। इस तरह से ये जीवन का गुजारा करते हैं। तो पहले ही ये समाज जो है अनेक आर्थिक स्थिति की पिछड़ेपन से अपनी ज़िंदगी बसर ही कर रहा है। देश पर पूरा महामारी का संकट आ गया है। कोविड-19 की वजह से, सारा लॉकडाउन होने की वजह से सारी चीज़ें बंद हो गई है, मंदिर बंद हो गए हैं, ट्रेन बंद हो गए हैं, बाहर जाना बंद हो गया है। इसकी वजह से सबसे बड़ा जो असर इस समाज पे हुआ है वो है भूखमरी का। पहले ये समाज के हमारी जो औरतें जो गाय के बाहर जाती थी वो अपने स्थानिक प्रशासन जो BMC है मुंबई की फॉर एग्जांपल, उसके अनेक कानूनी प्रावधान की वजह से पहले ही बड़ी तकलीफ़ों से गुजर रही है। उनकी गाय को लेके जाते थे, उन पर अनेक धाराएं लगाई जाती थी।
अनेक कई प्रकार के चार्जेस उन पे लगाए जाते थे। तो इन तकलीफ़ों से समाज गुजर रहा था और अचानक सरकार ने कहा कि लॉकडाउन सब बंद। लेकिन सरकार ने किसी भी प्रकार का अन्य प्रावधान नहीं बनाया कि फिर उसके बाद करना क्या है, इनका आर्थिक स्रोत का ये गुजारा कैसे करेंगे इनके घरों का। आपने लॉकडाउन तो कर दिया, बट उस लॉकडाउन में ये लोग जिएंगे कैसे, इसका कोई भी योजना सरकार के पास नहीं है। इसलिए ये समाज में भुखमरी चालू हो गई है, आर्थिक स्रोत पूरी तरह से बंद हो गए हैं, कंपनी बंद हो गई है, कंस्ट्रक्शन काम बंद हो गया है, ट्रेन बंद हो गई है, और ये पूरा समाज जो है मानसिक और शारीरिक स्तर पर अभी पूरी तरह से ख़त्म होता जा रहा है। तो ऐसे अनेक चीज़ें हैं या अनेक स्थिति से ये समाज आज इस कोविड-19 से अपना गुजर रहा है, और किस तरह से मुकाबला कर रहा है इसको सोचना भी कभी कभी सोचने के भी परे है। हरि जी, अपने समुदाय के इतिहास के बारे में कुछ बताएं। इन घमंतु जनजातियों में नाथ संप्रदाय एक बहुसंख्य समाज है। नाथ संप्रदाय के स्वयं संस्थापक शिवजी थे, ऐसा हमारा मानना है, और नाथ संप्रदाय खुद को शिवजी का वंशज मानता है। नाथ संप्रदाय सिर्फ और सिर्फ भगवान शिवजी की पूजा करता है। ना का अर्थ होता है अनादि यानी प्राचीन, थ का अर्थ होता है स्थापित यानी प्रस्थापित, यानी जो भी प्राचीन स्थापित है, जो प्राचीन भगवान है, वो स्वयं भगवान शिव है। इस पृथ्वी पर लाखों वर्षों से सिर्फ शिव जी की ही पूजा होती है, और आज भी आपको हर संप्रदाय में, हर धर्मों में नाथ संप्रदाय का पालन करने वाले लोग आपको मिलेंगे। नाथ संप्रदाय में गेरुए वस्त्रों को बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा हमारा मानना है कि माता पार्वती ने स्वयं ये गेरुए वस्त्र गोरखनाथ जी को दिए थे। इसलिए नाथ संप्रदाय में जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसे गेरुए वस्त्र में लपेटा जाता है, तथा मरने के बाद शव को भी गेरुए वस्त्र में ही लपेटा जाता है। नाथ संप्रदाय में शव को जलाने की प्रथा नहीं, तो उसे जमीन में गाड़ने की प्रथा है। तो ये कुछ सारी प्रथाएं हैं जो हिंदू परंपरा से इस नाथ संप्रदाय को अलग करती है। नाथ संप्रदाय वैदिक कर्मकांडों को भी नहीं मानता। कानों को छेदना, काले जनेऊ पहनना, ये नाथ संप्रदाय की एक परंपरा है। नाथ संप्रदाय के लोगों को हठ योगी भी कहा जाता है। हठ योग यानी सूर्य और चंद्र नाड़ी जो हमारे शरीर में है, उसका जो संतुलन है वो हठ योग है। आप नाथ संप्रदाय में देखोगे तो गुरु शिष्य की परंपरा का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो इसकी जो ईजाद है ये गुरु शिष्य परंपरा की, वो नाथ संप्रदाय ने ही दी है। नाथ संप्रदाय में आपको 9 नाथ मिलेंगे, जैसे मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, भर्तरीनाथ, नागनाथ, कनिफनाथ। इन सब नाथों के पहले स्वयं प्रथम नाथ आदिनाथ शिव शंकर थे। हमारा ऐसा मानना है कि जब भी पृथ्वी पर फिर से एक बार सारे धर्मों का जब पुनर्स्थापना का विचार आएगा, और एक ही धर्म में अगर हर धर्म को एक ही धर्म में सारे धर्मों को विलीन अगर करना होगा, तो सिर्फ नाथ संप्रदाय में ही सारे धर्म विलीन हो सकते हैं, क्योंकि सारे धर्मों के जो भी प्राचीन और जो इनके वंशज थे, ये सिर्फ शिव जी के ही पूजक थे। नाथ संप्रदाय में शिव जी को अलख नाम से पुकारा जाता है, उनको अलख निरंजन कहा जाता है। अलख निरंजन कह के ये शिव जी की महिमा गाते हैं। तो इस तरह का बहुत बड़ी संत परंपरा को जन्म देने वाला काम भी नाथ संप्रदाय ने किया है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी ने मन को तोड़ने की इतनी विधियाँ प्रस्तावित की है जो शायद बुद्ध और गौतम बुद्ध और महावीर इन्होंने भी नहीं की थी। तो ये उनसे भी बहुत बड़े अनूठे। तो सारी संत परंपरा का जो आधार है वो गुरु गोरखनाथ जी से है। तो ऐसी अनेक विशेषताओं से ये नाथ संप्रदाय भरा हुआ है, और इसीलिए इस नाथ संप्रदाय का कोई भी वर्ण से कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। तो नाथ संप्रदाय इन सारी वर्ण व्यवस्था से भी ऊपर है, ऐसा हमारा मानना है। आपका समुदाय आज भी किन किन प्रमुख मुद्दों का सामना कर रहा है? आज हमारे समाज के 98% लोगों के पास खुद की ज़मीन नहीं, घर नहीं है। इसलिए ये समाज एक जगह कभी बस नहीं पाता। जहाँ रोजगार मिले, पेट भरने का सहारा मिले, बस वही वो चला जाता है। आज आपको पूरे भारतवर्ष में हमारा समाज घूमने वाला समाज आपको मिलेगा। महाराष्ट्र के लोग आपको यूपी, बिहार, कश्मीर में मिलेंगे, तो वहाँ के लोग आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे।
ये समाज को, बहुसंख्य समाज या जो उच्च वर्णीय समाज, वो अपने समाज में बैठने नहीं देता, बसने नहीं देता। इसलिए ये जो घुमंतु समाज है, ये आप देखोगे कि ये कहीं गांव के बाहर जंगल में, पहाड़ों पे अपनी बस्ती जमा के रखता है, जंगलों के बाहर बैठता है। ये समाज कहीं स्थिर न होने की वजह से ये हमेशा एक सामाजिक स्तर पे एक अन्याय का उसको सामना करना पड़ता है। तो सामाजिक अवस्था जो इस समाज की है वो बहुत ही बुरी तरह से है। इन्हें वो इंसान होने का दर्जा ही किसी समाज से मिलता नहीं। तो सामाजिक अवहेलना बहुत बड़े पैमाने पर इस समाज को भुगतनी पड़ती है। ये समाज भटकता रहता है, समाज के साथ माता पिता भटकते रहते हैं, पूरा परिवार का परिवार इस समाज के अपने परिवार के साथ भटकता रहता है। इनके बच्चे भी भटकते रहते हैं और भटकते भटकते रास्ते में इनको बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। अब जब रास्ते में बच्चे पैदा हो जाते तो इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता, कोई रेशन कार्ड नहीं बनता, पैन कार्ड नहीं बनता, आधार कार्ड नहीं बनता। इसकी वजह से इनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा पाते। हमारे देश में स्थिर समाज ही स्कूलों में जा सकता है, स्कूल में जाके प्रगति कर सकता है। और इस समाज को अस्थिरता की वजह से इनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, स्कूल में नहीं जाते, पढ़ नहीं पाते, नए विचार इनको समझते नहीं हैं। नए विचार ना आने की वजह से विकास का कोई भी स्रोत इनके पास पहुंचता नहीं है। तो ये अपने माता पिता से सिर्फ वही सीखते हैं जिससे ये उपजीविका कर सके, यानी ज्योतिष बताना, भिक्षा मांगना, गाय को चराना, गाय के ऊपर व्यवसाय करना, यही सारी चीज़ें, या फिर गाना गाना, यही पारंपरिक जो माता पिता से जो मिले हुए ये व्यवसाय है, ये इनको मिलते हैं और इससे ही उनका गुजारा होता है। इसी वजह से आप देखोगे कि कोई भी आर्थिक प्रगति इस समाज में कभी होती नहीं, सिर्फ पेट भरने के लिए इनके पूरे दिन की दिनचर्या होती। ये समझ स्थिर न होने की वजह से इनको कोई इलेक्टोरल पावर नहीं है। इलेक्टोरल पावर ना होने की इनकी बातें कोई संसद में या राज्य की किसी भी न्याय व्यवस्था में बोली नहीं जाती। इसकी वजह से इनके मांगों को भी सुना ही नहीं जाता, सुने तो अनसुना किया जाता है, क्योंकि ये वोट देने वाले लोग नहीं तो इनके बारे में सोचे को। वैसे भी देश में वोट देने वालों की बातें ठीक से सुनी नहीं जाती, तो हम जैसे की बातें कभी सुनी जाएगी, होता ही नहीं हो। और राजकीय कोई आरक्षण नहीं, तो ये पूरी तरह से राजनीतिक से तो दबी गया है। तो ये समाज के जो मुद्दे हैं वो इंटरकनेक्टेड है और इन अनेक मुद्दों का सामना ये समाज हजारों सालों से कर रहा है और कोई भी सरकार इनके बारे में संवेदनशील नहीं है। ये सबसे बड़ी दुविधा है इस समाज की कि इसको इंसान समझा जाए कि इनको किस तरह से बसाया जाए। इसका कोई योजना, कोई विचार किसी भी सरकार के पास नहीं है और समाज इनके प्रति इतना असंवेदनशील है कि ये पूरी तरह से भटकने में ही अपना जीवन यापन करता है ताकि और स्थिर होने का कोई विचार इनकी तरफ आता ही नहीं। इस तरह के अनेक मुद्दे इस समाज में आपको देखने को मिलेंगे। युवाओं के लिए रोजगार के विकल्प क्या है? जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि 90% ये जो समाज है वो घुमंतु है, पारंपरिक व्यवसाय करता है, यहाँ से वहाँ घूमता रहता है और माता पिता से जो बच्चे सीखते हैं वही उसको दोहराते हैं। कुछ बच्चे अगर पढ़े लिखे हैं तो वो कहीं पे मजदूरी करते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं। कुछ अगर भले बुट के अगर ग्रेजुएट हो भी गए तो इनके पास कोई नौकरियां नहीं होती है। जो भी ये सीखते हैं वो अपना वर्नाक्युलर मीडियम से सीखते हैं। इसी की वजह से वो आज की जो निजी स्कूलों में पढ़कर अंग्रेज़ी मीडियम में स्कूल में जो बच्चे पढ़े हैं उनको कॉम्पीट नहीं कर पाते, इसलिए उनको नौकरियां भी नहीं मिलती। तो ये बड़ा ही उनकी दुखदाई उनके लिए जीवन बन जाता है। उसके बाद पढ़ने के बाद भी नौकरी ना होने की वजह से, कॉम्पीट ना करने की वजह से, इसलिए जो छोटे मोटे पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरियां नहीं है। इसकी वजह से पीछे जो समाज है उसमें एक बड़ी सी निराशा आ जाती है। तो माता पिता बोलते हैं अगर पढ़ लिख के पर तू अगर नौकरी नहीं मिल रहा है तो इससे अच्छा तो हमारे पारंपरिक व्यवसाय में चला। तो हमारे समाज में आप देखोगे कि बहुत सारे जो ग्रेजुएट भी लड़के हैं ना वो भी वही करते हैं जो उनको माता पिता करते हैं। ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो भगवे वस्त्र धारण कर कर भिक्षा मांगने का काम करते हैं, गाय पे जाके बैठते हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारे समाज की मतलब तरस आने वाली बात है और यही सबसे बड़ा कारण है कि इस समाज में कोई भी आर्थिक स्रोत
कि कोई विकास आया ही नहीं इस समाज में इसकी वजह से। तो ये सारे जो कारण है, इसके अनेक कारण जो मैंने अभी आपको डिस्कस किए, तो आपको देखने को मिलेगा कि युवा में ये बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा जो कारण है ये यही है कि इनको उस तरह की शिक्षा नहीं मिलती, उनकी तरह वो जो अस्थिरता से गुजर रहा है, ये इस तरह के अनेक कारण हैं जिसकी वजह से युवा आज भी बेरोजगार है। आपके अनुसार इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है? प्रथमतः इस मूल निवासी समाज के प्रति समाज के हर स्तर को संवेदनशील होना पड़ेगा। 15 से 16 करोड़ से ज़्यादा आबादी के इस जनजातियों के प्रति आपको हाथ फैलाने होंगे, उनको बसाना पड़ेगा, उनको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हर स्तर पर आप सरकार को योजनाएं बनाने पड़ेगी। तभी इस समाज में कुछ विकास की धाराएं बहेगी और ये समाज कहीं पर उस ऊंचाई को या उस अपनी मूल विकास को छू सकता है जब ये समाज इस समाज के प्रति, इस जनजाति के प्रति संवेदनशील होगा। हरि जी, इस समस्याओं को दूर करने के लिए और अपनी प्रस्तुति को बढ़ाने के लिए आप सरकार को क्या क्या सुझाव देना चाहते हैं? आज सरकार को हमारी जनसंख्या को समझना पड़ेगा। आज भारत में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इसका अगर विचार करें तो हमारी जनसंख्या 17 से 18 करोड़ के ऊपर जाती है। भारत में ही ये संख्या 15 करोड़ के ऊपर है। अगर यूरोप के आप कुछ देश भी देख लोगे तो ये संख्या उससे भी ज़्यादा है। तो कई देशों से ये संख्या ज़्यादा होकर भारत में कई जगह पूरे भारत में भ्रमण कर रही है जनसंख्या। तो समाज को तथा सरकार को इस समाज के प्रति संवेदनशील होकर इनको बसाना होगा। इनको बसाने के लिए आपको इनको ज़मीनें देनी पड़ेगी। वो ज़मीनें कसने के लायक यानी उपजाऊ ज़मीन उनको देनी पड़ेगी। अगर सरकार के पास उपजाऊ ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो उनको जो भी ज़मीनें दी जाएगी उस ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए सरकार को उनको फंड देना होगा। उस तरह की कोई योजना बनानी पड़ेगी ताकि ये ज़मीन से वो उस ज़मीन को कसकर पैसा पैदा करें और अपने परिवार का पेट पाल सके। कई गाँव में घरकुल योजनाएं लानी पड़ेगी और इनको वहाँ पे बसाने के लिए उनको घर बांध के देना पड़ेगा। तो ये सारी योजना बनानी पड़ेगी तथा ये समाज जो इतने सालों से जो सामाजिक उत्पीड़िता जो झेल रहा है, जो अन्याय झेल रहा है और सामाजिक स्तर पर जो इनको एक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, इसकी वजह से एट्रोसिटी जैसे कानून लाकर इस समाज को संरक्षण देना चाहिए। तभी ये समाज में बैठकर अपनी प्रगति के बारे में सोच सकता है। ये जंगलों से, पहाड़ों से नीचे आएगा और समाज में विलीन हो सकता है। तथा इस समाज की शिक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए। निजी सरकारी स्कूलों में और उच्च महाविद्यालयों में इनके प्रति एक विशेष प्रावधान, एक विशेष आरक्षण देना चाहिए। इनको निजी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए ताकि ये कॉम्पिटिटिव एजुकेशन ले सके और जब ये स्कूलों से, कॉलेज से बाहर पढ़े तो ये कंपटीशन में उतर पाए और जो अच्छे स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे हैं उनके साथ वो कदम मिलाकर चल सके। तथा हर राज्य के जिलों में, कुछ विशेष जिलों में, तहसील में इन समाज के लिए बोर्डिंग स्कूल बनानी चाहिए क्योंकि इनके माता पिता बहुत गरीबी से गुजर रहे हैं। वो अपने बच्चों का कहीं भी शिक्षा का खर्चा नहीं उठा सकते, उनका पोषण नहीं कर सकते। तो ये जिम्मेदारी सरकार ने लेनी चाहिए कि उनको बोर्डिंग स्कूल में हर तरह की चीज़ें मुहैया कराई दी जाए और उनका एजुकेशन एकदम क्लियर किया जाए। उनको हर वो सुविधा देनी चाहिए ताकि वो सीख सके, बच सके, ताकि उनके माता पिता पे कोई किसी प्रकार का प्रेशर ना आ सके। इनको बसाने के बाद इनको स्थानिक प्रशासन में, राज्य में तथा इनको केंद्र स्तर पर इनको विशेष आरक्षण देना चाहिए। इनके समाज के प्रतिनिधि को संसद में प्रतिनिधित्व देना चाहिए क्योंकि जब तक इस समाज के लोग राज्यों की सरकारों में या केंद्र की सरकारों में नहीं आएंगे तो इनकी आवाज़ और इनके बारे में सोचने के लिए जो शब्द उठाने चाहिए
वो कोई उठाएगा नहीं, वो सिर्फ ये समाज ही उठा सकता है। समाज के प्रतिनिधि ही इस समाज की तकलीफ़ों को समझते हैं। तो वो जो योजनाएं बनाई जाएगी, जिस संसद में ये योजनाएं बनती है किसी भी समाज के विकास के लिए, तो ये उस प्रतिनिधि के तौर पर उन लोगों की वजह से वो निकाली जाएगी, वो बनाई जाएगी, तो वो स्तर उनको देना चाहिए। उसी तरह ये समाज जो एक प्रकार के अलग कागजी दस्तावेजों के ना होने की वजह से जो गुजर रहा है, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं बट उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से, आरक्षण होने की वजह से भी कई कई स्थानों पर उनको उनकी जो सारी योजना है वो असफल हो जाती है। तो इस जनजाति के लिए विशेष जीआर गवर्नमेंट ने निकालना चाहिए कि उसकी वजह से इनको जो दस्तावेज लगते हैं कास्ट सर्टिफिकेट बनने के लिए, वो उसको कम करना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए, ताकि ये जो गवर्नमेंट से कुछ तरह का शैक्षणिक आरक्षण जो इनको मिलता है वो इनको मिल सके। तथा इन समाज के जो बच्चे हैं, जो मैं बताना चाहता हूँ, उनमें एक विशेष कौशल्य भी रहता है। जैसे इस समाज में एक पारधी समाज है जिनके बच्चे दौड़ने में बहुत कुशल रहते हैं। कुछ समाज आपने देखा होगा जो रस्सियों पे खेलकूद करते हैं, एक्रोबैट्स करते हैं। भिल समाज के कुछ लोग हैं जो नेमबाजी में बहुत अच्छे रहते हैं। तो इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो जन्म से इनके पास जो कौशल्य है, जो गुण है, उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ शैक्षणिक प्रावधान करना चाहिए, कुछ स्पोर्ट्स में इनको कोठा देना चाहिए, यानी आरक्षण मिलेगा तो इनके बच्चे बहुत अच्छी तरह से देश का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो इस तरह के अनेक चीज़ें हैं जो अगर सरकार अगर इस समाज को सोचेगी तो एक अपनी जो लोकशाही है उसको मजबूती कर सकती है, क्योंकि 15 से 16 करोड़ से ज़्यादा ये समाज मुख्य धारा में आ जाएगा और हमारा जो डेमोक्रेसी है उसको बहुत मजबूत कर सकता है। तो सरकार ने इनके बारे में अगर ये छोटे छोटे पैमाने पे अगर सोचा तो लगता है कि जो एक समाज जो एक कलंक के साथ जो इतने सालों से जो गुजर रहा है वो ख़त्म हो जाएगा।